हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 92 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विलोम शब्दों की सही युग्मनी में से कौन सा है। धारा का पृथ्वी, क्रोध का गुस्सा, आस्तिक का नास्तिक या महात्मा का संत। जल्दी से अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो एक का जो हमारा सही आंसर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता हो, और नास्तिक का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास ना करता हो। इसलिए इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आस्तिक और नास्तिक। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरों का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूल झरना का सही मुहावरा क्या है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिय वचन बोलना। जैसे कि कोई व्यक्ति है वह ऐसा बोलता है मानो उसके मुंह से फूल झर रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फूल झरना। इसका प्रिय वचन बोलना मतलब कोई प्रिय वचन बोल रहा है, मतलब अच्छा भाषा बोल रहा है। इसलिए इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिय वचन बोलना। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि जो पढ़ा ना जा सके वह वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब जिसको नहीं पढ़ सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपठनीय। अपठनीय का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके। और जो ये बोल रहा है क्या है? और अपठित। अपठित का मतलब क्या होता है? तो अपठित का मतलब होता है कि जो पढ़ा ना गया हो उसको अपठित कहते हैं। और अकथनीय को कहते हैं कि जो कहने योग्य ना हो उसे अकथनीय कहेंगे। ठीक है। और पठित का मतलब होता है कि जो पढ़ा गया हो, जो पढ़ा गया हो उसको पठित कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। हिरण का मतलब हिरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिरण का संधि विच्छेद मृग होता है। क्या होता है? मृग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृग। मृग होता है। और सारंग होता है, कृष्ण सागर होता है, कुरंग होता है। ये सब जो है हिरण का क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक। उसी तरह यदि हम गज का हाथी होता है। गज, तो गज का क्या होता है? हाथी होता है। ठीक है। उसी तरह यदि हम दादुर का क्या होता है? तो दादुर का होता है मेढक। क्या होता है? तो मेढक होता है दादुर का मेढक। केसरी का होता है सिंह। क्या होता है? सिंह होता है, जिसको हम लोग बाघ के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना अपना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब इसमें से सही स्पेलिंग को चूज करना है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरामिष। क्या हो जाएगा? निरामिष। निरामिष का मतलब यह होता है कि मांस रहित। क्या होता है? मांस रहित, यानी कि मांस खाने वाला, इसलिए निरामिष। इसका सही आंसर हो जाएगा निरामिष। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। मतलब मतलब करने वाली इच्छा को क्या कहेंगे हम लोग? युद्ध करने की प्रबल इच्छा जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है युत्सा कहलाता है। क्या कहलाता है?
युत्सा कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे दुर्ज दिया गया है, क्या दिया गया है? दुर्ज। तो दुर्ज का मतलब होता है कि जिस पर विजय पाना कठिन हो, जिस पर विजय पाना जो है कठिन हो उसको हम लोग दुर्ज कहेंगे। और अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या हो? जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु कहेंगे। और ये जो दिया गया है कि ये युत्सु, युत्सु का मतलब होता है योद्धा, क्या होता है? योद्धा होता है, ठीक है, योद्धा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युत्सा, यानी कि युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाले को युत्सा कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 7 नंबर है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। मतलब झगड़ा, झगड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वंद्व, कलह, तकरार, मतभेद आदि, ये सब झगड़ा का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। जैसे गौ देहात में क्या कहते हैं? झगड़ा को तो झगड़े कहते हैं। जैसे मतभेद हो गया, मतलब उसमें मतलब भेद करने वाला, ये सब झगड़ा का क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि खर पर्यायवाची शब्द है। मतलब खर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो खर जो है ना गधा का पर्यायवाची शब्द होता है। क्या होता है? गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खर होता है। खर का मतलब होता है गधा। और गधा का अन्य पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे खर हो गया, गधर्व हो गया, घूसर हो गया, चक्रव्यूहान हो गया, ये सब होता है गधा का पर्यायवाची शब्द। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 9 नंबर कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय या खाएं बोराएं जग व पाएं बोराएं, इनमें मतलब कौन सा अलंकार है? तो 9 का जो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यमक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक। जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति मतलब कई बार हो, उसके अर्थ भी अलग अलग हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यमक अलंकार। इन पंक्ति में कनक कनक शब्द क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कनक 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 2 बार आ रहा है। तो एक कनक का मतलब जो है, पहला कनक का मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना होता है। और दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। मतलब वैसा शब्द, मतलब ऐसा मतलब कोई सेंटेंस होना चाहिए जिसमें एक शब्द 2 बार मतलब इस्तेमाल हो, उसको हम लोग कहते हैं यमक अलंकार। ठीक है। और उसका अर्थ लेकिन अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक अर्थ, कनक का अर्थ दिया गया है सोना, और एक कनक का होता है धतूरा। तो इस तरीके से होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 10 नंबर है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द क्या है? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रायश्चित होता है। क्या होता है? प्रायश्चित। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसका सही आंसर प्रायश्चित हो जाएगा। उसको हम लोग प्रायश्चित कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 11 नंबर है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द, देखो तत्सम शब्द पहचानने का एक नियम होता है कि वैसा शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आया हो, क्या हो? जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आया हो, उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप खोज सकते हैं कि इसमें तत्सम शब्द क्या है। तो अपसाद क्या है? अपसाद एक संस्कृत वर्ड है जो कि हिंदी में डायरेक्ट मतलब प्रवेश कर गया है, अपसाद। तो इसलिए इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपशब्द। क्या हो जाएगा? अपशब्द। ठीक। अगला प्रश्न 12 नंबर।
12 नंबर प्रश्न है कि कोई मतलब व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जिसमें व्यक्ति का मतलब बोध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसमें व्यक्ति का बोध हो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न 13 नंबर। अगला प्रश्न है 13 नंबर की वर्तनी की दृष्टि से शब्द मतलब शुद्ध शब्द क्या है? समुदाय, ज्योतिष या बुनियाद या मुसीबत। मतलब इसमें कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जो मतलब सही लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर जो लिखा हुआ है वो सी है, बुनियाद। क्या लिखा हुआ है? बुनियाद। बुनियाद का सही स्पेलिंग सही है। लेकिन यहाँ पर जो है समुदाय लिखा है, क्या समुदाय सही स्पेलिंग लिखा हुआ है? नहीं। तो समुदाय कैसे होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए ये इस तरीके से होना चाहिए था। ऐसे होना चाहिए था समुदाय, लेकिन ऐसे तो नहीं लिखा है। उसी तरह यहाँ देखो ज्योति, ज्योतिष कैसे लिखा गया है? ज्योतिष को कैसे लिखना चाहिए था? तो ज्योतिषी को लिखना चाहिए। क्या ज्योतिषी मतलब ये वाला जो है ना, ऐसे लिखना होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था ज्योतिषी। बुनियाद तो सही है, मुसीबत, मुसीबत को इधर से मतलब होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। तो क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुनियाद। क्या हो जाएगा? बुनियाद। सही स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है? बुनियाद। अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त समास छांटिए। मतलब जितेंद्रिय का सही मतलब समास क्या है? तो देख सकते हैं कि जितेंद्रिय क्या है? जितेंद्रिय एक बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास। इसलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में मतलब वैसा कोई मतलब शब्द होना चाहिए जिसका प्रथम पद मतलब प्रधान नहीं होता है और दूसरा पद क्या हमें मिलकर मतलब एक नया अर्थ प्रकट करता हूँ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय का एक क्या है? बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न 15 नंबर होगा कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। निश्चल, निश्चल का सही संधि क्या है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग। यहाँ पर क्या कह रहा है कि संधि मतलब कि विसर्ग संधि हम लोग किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि हम लोग किसे कहेंगे? तो विसर्ग संधि देखो वैसा मतलब व्यंजन जो विसर्ग के साथ मतलब स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से मतलब एक नया शब्द उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? निश्चल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्याह प्लस छल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, न्याह प्लस छल, ऐसे मतलब लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो 16 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। मतलब वो खा रहा था तो वो भूतकाल हो गया। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब अशुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है? सॉरी, इसमें 17 नंबर में बोल रहा है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब अशुद्ध वाक्य कौन सा लिखा हुआ है ये मतलब चूज करना है।
तो इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माता पिता पूजनीय है। ये क्या लिखा हुआ है? अशुद्ध लिखा हुआ है, लिखा हुआ है माता पिता पूजनीय है। तो यहाँ पूजनीय जो है गलत लिखा हुआ है। पूजनीय कैसे होना चाहिए था? पूज्यनीय होना चाहिए था। इस वाक्य मतलब अशुद्ध है, इसको लिखना चाहिए था पूजनीय। क्या लिखना चाहिए था? पूज्यनीय। इसलिए इसका सही स्थान मतलब पूजनीय गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है पूजनीय ऐसे होना चाहिए था। कैसे? तो ऐसे होना चाहिए था, पूजनीय ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसे तो नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य क्या है? माता पिता पूजनीय है। पूजनीय यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अभी अभी जो है आपने पीछे पढ़ के आए हैं तत्सम शब्द पहचानने का नियम, जल्दी से पहचानिए। तो 19 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अश्रु। क्या हो जाएगा? अश्रु। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, मतलब शुरुआत का सही स्पेलिंग क्या है? तो 20 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुरुआत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुरुआत। अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द छांटिए। शत्रु का पर्यायवाची शब्द। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अड़ी होता है। उसके बाद बाकी जो दिया गया है ये सब सहचर, मनोज, शाखा, ये सब जो है मित्र का पर्यायवाची शब्द है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है अड़ी होता है। क्या होता है? अड़ी। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? तो लिंग की दृष्टि से पानी जो होता है वो पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग है। पानी क्या है? एक पुल्लिंग है। अगला प्रश्न 23 नंबर, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होता है, आप सभी को पता होगा। एक वचन और एक बहुवचन। ठीक, तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अगला प्रश्न 24 नंबर है, अंग अंग फूले न समाना मुहावरों का अर्थ क्या है? तो 24 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आनंद विभोर होना। क्या हो जाएगा? आनंद विभोर होना। अगला प्रश्न 25 नंबर, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होता है। क्या होता है? स्थूल। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। इसलिए सूक्ष्म का मतलब, इसका मतलब हुआ छोटा। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और स्थूल का मतलब होता है बड़ा। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थूल। स्थूल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म का मतलब छोटा। अगला प्रश्न, संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो 26 का हमारा सही आंसर जो है
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द, संकर शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो के लिए एक शब्द चुनिए। तो मरने पर ही समाप्त क्या होता है? अमरण व्रत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अमरण व्रत, ऑप्शन नंबर ए। अगला कुछ गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। तो गद्यांश क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्ठे में जलती आग के बाद जब भट्ठा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्ठे में पक्की ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर सुगिया एवं मानो की खुशी को इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट देख रही थी। खुद के हाथ की पक्की ईंटों का रंग ही बदल गया था। उन दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुकिया से पूछा था कि एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं। प्रश्न है 28 नंबर। प्रश्न चालू होता है 28 नंबर की इस गद्यांश में बताया गया है मानव के बारे में, सुकिया के बारे में या भट्ठे में ईंटें के पकने और उसमें आए परिवर्तन के बारे में या उपयुक्त तीनों के बारे में। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों के बारे में बताया है गद्यांश में, बताया है। हाँ। अगला प्रश्न, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं, ये कथन किसका है? एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं, तो ये कथन जो है सुकिया का है। किसका है? सुकिया का। एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है, ये कथन जो है सुकिया का है। अगला प्रश्न, दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में जो है द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। दिन रात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है 31 नंबर की भट्ठा खुलने पर क्या होता है? भट्ठा खुलने पर क्या होता है? मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। ईंटों के बाहर निकलने का काम शुरू होता तो उपयुक्त दोनों। तो इसका भी सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न 32 नंबर कि मनोहर शब्द समाज के किस भेद से संबंधित है? तो मनोहर शब्द जो है तत्पुरुष समास से मतलब अथी है, संबंधित है। किससे संबंधित है? तत्पुरुष समास से। अगला प्रश्न 33 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द कोटि का समानार्थी है? तो 33 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करोड़। क्या हो जाएगा? करोड़ हो जाएगा। करोड़ क्या है? एक तत्सम शब्द है, करोड़। अगला प्रश्न कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज। क्या होता है? जलज होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, पुष्कर होता है। ठीक।
अगला प्रश्न 35 नंबर है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मृग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन, बादल, हाथी, हिरण। तो 35 का सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरण। क्या हो जाएगा? हिरण। तो मृग का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? जैसे हिरण हो गया, सारंग हो गया, कुरंगम हो गया, या कुरंग हो गया, या कृष्ण सागर हो गया। सॉरी, कृष्ण सागर नहीं, कृष्ण सार होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है? मृग का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप चाहते हैं कि पिछले वीडियो को देखने के लिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।